एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंटस माइंड। और आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे जो अभी हम लिटरेरी पीरियड का जो सीरीज है वो कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें चल रहा है, सबसे पहले हमने रिनेशा को कंप्लीट कर लिया। रिनेशा काफ़ी इंपॉर्टेंट पीरियड है और क्या कहते हैं एग्ज़ाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट पीरियड रहा है और इससे क्वेश्चन बनते हैं हर एग्ज़ाम जिसमें भी इंग्लिश लिटरेचर पूछी जाती है उसमें रिनेशा से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और उसी का सेकंड पार्ट आज हम पढ़ेंगे रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिफॉर्मेशन के काफ़ी जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं जिन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया था इंग्लिश लिटरेचर में, तो उनके द्वारा जो इंग्लैंड में काफ़ी क्रांति आई थी किसी के प्रिंटिंग प्रेस से, और बाइबल के द्वारा बाइबल कैसे और जो करप्शन था वो सब कैसे ख़त्म हुआ और कैसे नॉलेज का स्प्रेड हुआ, वो सब हम रिफॉर्मेशन में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट के साथ। और इस वीडियो में हम जो रिफॉर्मेशन है उसके सारे टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो में बन रहे हैं क्योंकि ये वीडियो हमारे किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी हो, डीएसएसबी, केवीएस, एनबीएस और नेट तक के सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको रिफॉर्मेशन की और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। और चलिए देखते हैं हम अपनी इस वीडियो में। भले ही वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो लेकिन इसमें जो कंटेंट है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। चलो पहले हम इसके बेसिक फैक्ट्स देखते हैं। रिफॉर्मेशन वाज अ मेजर रिलीजियस एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट चेंज द अथॉरिटी एंड प्रैक्टिस ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च इन द 16th सेंचुरी। और रिफॉर्मेशन जो था काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट रिलीजियस और एक ऐसा क्रांतिकारी और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जिसने क्या चेंज किया था, जो कि वहाँ के लोग थे जिनके पास सारी अथॉरिटी थी, सारा शासन था, उस चीज़ों को जो रोमन कैथोलिक चर्च में था उसको चेंज किया था। क्योंकि लोग पहले ना जो उस टाइम के जो बड़े बड़े पादरी और गुरु होते थे उनके अंडर में सारी चीज़ें रहती थी। जो बेचारे छोटे गरीब असहाय लोग थे उनको वो बेवकूफ़ बना के उनसे पैसा लूटते रहते थे और ख़ुद अपना जो लाइफ है वो पूरी राशि लाइफ स्पेंड करते थे। तो रिफॉर्मेशन इसी को कहा, उस सब में चेंज लाने को ही रिफॉर्मेशन कहा गया। काफ़ी अच्छा रिलीजियस मूवमेंट था ये। द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन इज कन्वेंशनली एसोसिएटेड विथ मार्टिन लूथर्स 95 थीसिस ऑफ 1570। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें इंसिडेंट हुई थी वो क्या हुई थी, मार्टिन लूथर की 95 थीसिस जो थी 1570 में आई थी। इसमें इन्होंने लिखा था कि किस तरह से उन्होंने जो आम लोग हैं, आम जनता हो, उसको ये इनक्रेज करके कहा था कि आपको किसी के भी धर्म गुरु के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए। मतलब आपको उन्होंने इसलिए धर्म के बारे में लिखा था कि धर्म में लोग किस तरह से करप्ट करते हैं, धर्म में लोग ज़बरदस्ती गरीब लोगों से क्या कराते थे। एक कन्फिक्शन लेटर पे क्या कि वो जो है अपने कहते गुनाहों को माफ़ करने के लिए एक इंडल्ज लेटर होता था जो कि सबको लेना होता था। लेकिन उन्होंने इस चीज़ का क्या कहा, इसके अगेंस्ट थे कौन, मार्टिन लूथर, जिन्होंने अपनी 95 थीसिस में धर्म के अगेंस्ट बातें लिखी थी, मतलब जो करप्शन है उसके अगेंस्ट। 1570 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट एसोसिएटेड विद द बिगनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। 1517 जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट थी वो क्या थी, यही थी जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन आया था जिसमें 95 थीसिस इंक्लूड थी। मार्टिन लूथर वाज अ जर्मन monk, theologian and leading figure of the Protestant Reformation। मार्टिन लूथर कौन थे, वो जर्मन मोंक थे। जर्मन मतलब एक साधु सन्यासी थे और थियोलॉजिकल जो कि धार्मिक थे और एक ईश्वर में विश्वास रखने वाले थे। Luther's 95 thesis primarily changed the practice of selling indulge। लूथर जो कि 95 जो थीसिस थी वो प्राइमरी क्या चेंज किया था, जो प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग इंडल्जेंस था। जो मैंने बताया था भी इंडल्जेंस लेटर क्या था, जो रोमन कैथोलिक चर्च के लोग होते थे, जो बड़े बड़े पादरी होते थे, वो एक इंडल्ज लेटर होता था जो कि सबको लेना होता था अपने गुनाहों को माफ़ करने के लिए, और वो जिसके पास और उसके लिए उनको पे करना पड़ता था।
तो मार्टिन लूथर ने अपनी 95 जो थीसिस हैं वो इसी को चेंज करने के लिए लिखी थी। सोला फिडे मीन्स जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन। यहाँ पे काफ़ी वर्ड था जो काफ़ी फेमस और प्रचलित वर्ड है सोला फिडे। सोला फिडे मीन्स होता था जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन, मतलब किसको जस्टिफाई करना पड़ता था फेथ के द्वारा अकेले। सोला स्क्रिप्चर्स मीन स्क्रिप्चर अलोन एज द अल्टीमेट रिलीजियस अथॉरिटी। सोला स्क्रिप्चर क्या होता था, इसका मतलब होता था जो स्क्रिप्चर है केवल ऐसी एकमात्र वो है स्क्रिप्चर जो कि अल्टीमेटली अंततः रिलीजन का क्या है अथॉरिटी रखती है। द रिफॉर्मेशन एनकरेज्ड द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इनटू वर्नाकुलर लैंग्वेज। जो रिफॉर्मेशन था वो और किसने इनकरेज किया था, उसको और भी ज़्यादा प्रोत्साहित किया था किसके ट्रांसलेशन में, जो बाइबल का ट्रांसलेशन किया गया था इनटू वर्नाकुलर लैंग्वेज। मतलब वर्नाकुलर एक सामान्य लैंग्वेज जिससे कि आम लोग भी उसको पढ़ सकें, तो इससे काफ़ी ज़्यादा ट्रांसलेशन मतलब चेंज आया था। कहाँ, इंग्लिश उसमें हिस्ट्री में। द इन्वेंशन एंड spread of printing greatly accelerate the dissemination of reformation idea। जो इन्वेंशन था जिसने क्या क्या था, जो किसका इन्वेंशन, प्रिंटिंग प्रेस का, क्योंकि उस टाइम पे इससे पहले लोगों के जो पास में वो नहीं था, क्या एजुकेशन नहीं थी, उनको पता नहीं होता था कि क्या कुछ हो रहा है ना। तो जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो आम लोगों को भी पता चलने लगा कि उनके पास से जब क्या कहते हैं नॉलेज आई उनके हाथ में, तो उनको भी ये थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ कि किस तरह से लोगों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, लोगों को हमें कौन सी बात माननी चाहिए और कौन सी नहीं माननी चाहिए। द रिफॉर्मेशन हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस नॉट ओनली ऑन रिलीजन बट आल्सो ऑन एजुकेशन, पॉलिटिक्स, प्रिंटिंग एंड लिटरेचर। जो रिफॉर्मेशन था वो केवल हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस नॉट ओनली रिलीजन, केवल रिलीजन से ही क्या प्रभावित नहीं था, मतलब उसने रिलीजन को ही प्रभावित नहीं किया था वो, जबकि सभी एरिया में जैसे कि एजुकेशन है, पॉलिटिक्स है और प्रिंटिंग प्रेस, लिटरेचर, इन सब को काफ़ी अफेक्टेड किया था और इन सब में काफ़ी क्रांति आई थी वाई रिफॉर्मेशन के द्वारा। अब हम देखते हैं रिफॉर्मेशन एंड इंग्लिश लिटरेचर। द इंग्लिश रिफॉर्मेशन वाज क्लोजली कनेक्टेड विद द ट्यूडर पीरियड। जो इंग्लिश रिफॉर्मेशन था वो किससे कनेक्टेड था, ट्यूडर पीरियड से कनेक्टेड था। हेनरी VIII ब्रोक विद द पेपल अथॉरिटी, पीपल अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिश द इंग्लिश मोनार्च सुपरमेसी ओवर द चर्च इन इंग्लैंड। हेनरी VIII ने क्या किया था, जो लोगों की जो अथॉरिटी होती है, जो बड़े बड़े कैथोलिक चर्च के साथ होते हैं, वो उनकी जो अथॉरिटी को क्या किया था, ब्रोक किया था। एंड एस्टेब्लिश इंग्लिश मोनार्च सुपरमेसी ओवर द चर्च इन इंग्लैंड। और उसने जो क्या किया, मोनार्क को, मोनार्क का मतलब तानाशाही को कहते हैं, एस्टेब्लिश किया था ओवर द चर्च इन इंग्लैंड। चर्च के जो इंग्लैंड की जो चर्च होती है वहाँ पे उनको हटा के जो महान वो पादरी लोग होते थे और जो प्रिस्ट होते थे उनको हटा के इंग्लिश मोनार्च को, सुपरमेसी को क्या किया था, एस्टेब्लिश किया। द एक्ट ऑफ सुपरमेसी 1534 फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड हेनरी VIII एज सुप्रीम हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। द एक्ट ऑफ सुपरमेसी क्या था, 1534 फॉर्मली रिकॉग्नाइज किसके उससे जाना जाता था, हेनरी VIII से, जो कि सुप्रीम हेड था। अब सुप्रीम हेड कौन बन गया था इंग्लिश चर्च का, हेनरी VIII जो किंग था वहाँ का। हेनरी VIII ब्रेक द रोम was initially driven substantially by political dynastic circumstances rather than by Luther's theology। हेनरी VIII ने क्या किया, वो स्टार्टिंग में उसने क्या कर दिया था, सब्सटेंशली पॉलिटिकल और डायनेस्टिक जो सर्कमस्टेंस थी उस चीज़ों में काफ़ी बदलाव किया, और रेदर देन बाय लूथर थियोलॉजी, जो कि लूथर की जो आइडियोलॉजी थी उसको उसके द्वारा। थॉमस क्रेनमर बिकम एन इम्पोर्टेंट आर्किटेक्ट ऑफ द इंग्लिश रिफॉर्मेशन। थॉमस जो क्रेनमर थे वो क्या बन गए थे,
इम्पोर्टेंट आर्किटेक्ट ऑफ द इंग्लिश रिफॉर्मेशन, शिल्पकार बन गए थे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। कौन थे? थॉमस क्रेनमर। थॉमस क्रेनमर इम्पोर्टेंट आर्किटेक्ट ऑफ इंग्लिश रिफॉर्म, आर्किटेक्ट मतलब शिल्पकार, जिन्होंने काफ़ी वहाँ पे चेंज किए थे, पुनः मतलब एस्टेब्लिश करने में काफ़ी हेल्प की। थॉमस क्रेनमर वाज आर्कबिशप ऑफ कैंटरबरी अंडर हेनरी एट एंड एडवर्ड सिक्स। थॉमस कैमरन कौन थे? आर्कबिशप। आर्कबिशप होता है जो बड़ा पादरी पुजारी होता है चर्च का, वो क्या थे? ऑफ कैंटरबरी, कैंटरबरी के आर्कबिशप थे। किसके अंडर में? हेनरी एट एंड एडवर्ड सिक्स, जो ये राजा थे वहाँ के इंग्लैंड के उस टाइम के समय। क्रेनमर इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर। और जो क्रेनमर थे वो क्लोजली किससे एसोसिएटेड? सबसे ज़्यादा मुख्यतः जो उनसे एसोसिएटेड वर्क माना जाता वो था द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर। इन्होंने एक बुक मतलब क्या की थी, लिखी थी, एस्टेब्लिश पब्लिश की थी, जो कि कॉमन प्रेयर मतलब जो बुक थी कॉमन लोगों के लिए थी, जो कि उसको कोई भी पढ़ सकता था। द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, सामान्य प्रेयर के लिए एक बुक थी। द फर्स्ट बुक ऑफ कॉमन प्रेयर अपीयर्ड इन 1549। और इनकी जो फर्स्ट बुक थी कॉमन प्रेयर वाली, वो कब अपीयर हुई थी? 1549 को। द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर बिकम अ मेजर टेक्स्ट ऑफ एंग्लिकन रिलीजियस एंड लिटरेरी लैंग्वेज। और जो कॉमन प्रेयर वाली जो बुक थी, जो सबसे ज़्यादा मेजर टेक्स्ट बन गई थी, कहाँ पर? एंग्लियन रिलीजियस एंड लिटरेरी लैंग्वेज में। एडवर्ड सिक्स रेन शॉ द स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स इन इंग्लैंड। एडवर्ड सिक्स ने जो शासन था वो कब था? स्ट्रेंथनिंग मतलब क्या किया? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म इन इंग्लैंड। मैरी फर्स्ट अटेम्प्ट टू रिस्टोर रोमन कैथोलिज्म इन इंग्लैंड। जो मेरी फर्स्ट थी वो किंग हेनरी एट की बेटी थी, उसने क्या अटेम्प्ट क्या स्टार्ट किया था? रोमन कैथोलिक चर्च को दोबारा से एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। एलिजाबेथ फर्स्ट एस्टेब्लिश मोर एंड्यूरिंग प्रोटेस्टेंट सेटलमेंट थ्रू द एलिजाबेथ रिलीजियस सेटलमेंट। और उसके बाद मैरी फर्स्ट के बाद एलिजाबेथ फर्स्ट आई थी, जिसने क्या एस्टेब्लिश किया था? ड्यूरिंग प्रोटेस्टेंट सेटलमेंट मतलब जो प्रोटेस्टेंट हो रहा, प्रोटेस्टेंट के सेटलमेंट के दौरान, मतलब साहस के थ्रू द एलिजाबेथ रिलीजियस सेटलमेंट। एलिजाबेथ फर्स्ट एस्टेब्लिश मोर एंड्यूरिंग प्रोटेस्टेंट सेटलमेंट मतलब उसने काफ़ी साहसिक और प्रोटेस्टेंट को एस्टेब्लिश किया था, और किस समय? एलिजाबेथन रिलीजियस सेटलमेंट के द्वारा। अब हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि विलियम टेंडल। विलियम टेंडल जो यहाँ पे इस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे इसके आपके रिफॉर्मेशन के। विलियम टेंडल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स इन द इंग्लिश रिफॉर्मेशन। टिंडेल्स ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज हिज इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क था, ग्रेटेस्ट जो कंट्रीब्यूशन था, इनका योगदान था इंग्लिश लिटरेचर में, वो क्या था? जो इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल था, बाइबल का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था, जिससे कि वहाँ के हर एक व्यक्ति को बाइबल की जो नॉलेज है, जो ज्ञान है उसमें, वो सबको पता लग सके उसमें लिखा क्या है, वो किसके लिए है। टिंडेल्स ट्रांसलेटेड द न्यू टेस्टामेंट फ्रॉम ग्रीक इनटू इंग्लिश। टिंडल ने क्या किया था? ट्रांसलेट द न्यू टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया था फ्रॉम मतलब किससे? ग्रीक इनटू इंग्लिश, ग्रीक से इंग्लिश में। His New Testament was printed in 1526 after earlier printing attempts in 1525 were interrupted। और उनके जो न्यू टेस्टामेंट थे वो कब प्रिंटेड हुए थे? 1526 में। और आफ्टर प्रिंटिंग आफ्टर अर्लियर प्रिंटिंग अटैम्प्ट इन 1525, और इससे पहले के जो प्रिंटिंग हुए थे वो 25 में क्या थे? इंटरप्टेड थे, मतलब बाधित थे। टिंडेल्स पेंटेट्यू अपीयर्ड इन 1530। पेंटेट्यू 1530 में क्या अपीयर हुआ था? क्या उनका ये वर्क था? पेंटेट्यूज अपीयर्ड। टिंडेल्स ट्रांसलेशन बिकम अ मेजर फाउंडेशन फॉर लेटर इंग्लिश बाइबल वर्जन। जो टिंडेल का ट्रांसलेशन था वो क्या बन गया था?
मुख्य फाउंडेशन और लेटर इंग्लिश बाइबल वर्जन, जो इंग्लिश का बाइबल वर्जन था उसका मेजर फाउंडेशन हो गया था। द किंग जेम्स बाइबल 1611 drew extensively on Tyndale's language. The King James Bible of 1611 drew extensively on Tyndale's language. जो किंग जेम्स थे उनकी जो बाइबल आई थी 1111, उन्होंने काफ़ी सबका जो एक्सटेंसिवली ध्यान आकर्षित किया था ऑन टिंडल्स लैंग्वेज पे। Tyndale's Bible translation had enormous influence on the development of English prose style. टिंडल की जो बाइबल थी उसने क्या, बाइबल ट्रांसलेशन एंड इनॉर्मस इन्फ्लुएंस, उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा था डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश प्रोज स्टाइल में, जो कि इंग्लिश प्रोज का जो स्टाइल जो डेवलप हो रहा था उस पर टिंडल बाइबल ट्रांसलेटर ने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था। टिंडल वांटेड स्क्रिप्चर टू एक्सेसिबल ऑर्डिनरी इंग्लिश पीपल। जो टिंडल क्या चाहते थे कि उनका जो स्क्रिप्चर हो वो कैसे हो, जो कॉमन लोग हैं इंग्लिश पीपल के, ऑर्डिनरी जो पीपल हैं उनके पास पहुँचे, एक्सेसिबल मैंने आसानी से पहुँच जाए। टिंडल्स वर्क वाज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस बाय द वाइडर यूरोपियन प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। और जो टिंडल का वर्क था वो काफ़ी उसने प्रभावित किया था किसको, जो यूरोपियन के प्रोटेस्टेंट मूवमेंट था उसको काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था किसने, टिंडल्स बाइबल ने, वर्क ने। टिंडल वर्क लार्जली आउटसाइड इंग्लैंड बिकॉज अनऑथराइज्ड इंग्लिश बाइबल ट्रांसलेशन वाज डेंजरस एट द टाइम। टिंडल ने क्या वर्क किया था, उन्होंने काफ़ी वर्क इंग्लैंड से बाहर भी किया था क्योंकि वो बिकॉज अनऑथराइज्ड इंग्लिश बाइबल ट्रांसलेशन वाज डेंजरस एट द टाइम, जो कि उस समय की जो उनकी इंग्लिश बाइबल थी वो अनऑथराइज थी क्योंकि उसको कोई भी कहते हैं अधिकार प्राप्त नहीं था, क्योंकि वहाँ के लोगों पे जो सारी सत्ता मतलब पावर थी वो उनको उस तरह से पब्लिश नहीं करने देने चाहते थे, तो इसलिए उनका जो वर्क था काफ़ी बाहर ही क्या कहते हैं बाहर ही पब्लिश्ड हुआ। टिंडल वाज एग्जीक्यूटेड इन 1536 फॉर हेरशी। और टिंडल को एग्जीक्यूटेड मतलब उनको मौत की सज़ा दे दी गई थी, उनको मार दिया गया था 1536 में फॉर हेरशी। हेरशी मतलब वो इस तरह से क्या कहते हैं दूसरे लोगों को भड़का रहे थे, इस ऐसे लोग वहाँ के जो पादरी थे, वहाँ के जो बड़े बड़े लोग थे, उनको उनके अकॉर्डिंग वो उनके लिए क्या थे, एक मतलब देशद्रोही थे, इसलिए उनको एग्जीक्यूटेड कर दिया गया। टिंडल्स राइटिंग हेल्प कनेक्टेड रिलीजियस रिफॉर्म्स विद इंग्लिश वर्नाकुलर लिटरेचर। टिंडल की जो राइटिंग थी उसने क्या हेल्प की कनेक्ट किसको, रिलीजियस रिफॉर्म, जो धार्मिक जो रिफॉर्म चल रहा था वहाँ पे उसको कनेक्ट किया विद इंग्लिश वर्नाकुलर लिटरेचर, जिससे इंग्लिश जो चारों तरफ लैंग्वेज थी उससे कनेक्ट किया था धार्मिक रिफॉर्म को। और हम कुछ अदर इम्पोर्टेंट रिफॉर्मर्स देखते हैं। टिंडल और के बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे। जॉन वाइक्लिफ इज रिगार्डेड एज एन इम्पोर्टेंट प्री रिफॉर्मेशन फॉर्मर इंग्लैंड। इनको क्या जाना जाता है, प्री रिफॉर्मेशन, और जो मतलब उससे पहले की रिफॉर्मेशन के नाम से आता है, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया था शायद वो कुछ काम करने में, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का जो इनिशियल वो होता है एक्टिविटी होती है, एक्शन होते हैं, तो वो भी इसमें थे। जॉन वाइक्लिफ भी फॉर्मर रिफॉर्मेशन थे। वाइक्लिफ क्रिटिसाइज द वेल्थ एंड अथॉरिटी ऑफ मेडिवल चर्च। वाइक्लिफ ने क्रिटिसाइड किया किसको, जो वेल्थ होता है, जो अथॉरिटी ऑफ द मेडिवल चर्च, जो मेडिवल की चर्च की जो अथॉरिटी थी और जो वेल्थ था उसको क्रिटिसाइज किया किसने, जॉन वाइक्लिफ ने। वाइक्लिफ एंड हिज फॉलोअर्स वर एसोसिएटेड विद इंग्लिश ट्रांसलेशंस ऑफ द बाइबल फ्रॉम द लैटिन वल्गेट। जो वाइक्लिफ थे वो और उनके फ्लावर एसोसिएट किससे थे, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल फ्रॉम द लैटिन वल्गेट से। वाइक्लिफ फ्लावर्स वर नोन एज लोलार्ड। जो वाइक्लिफ्स के फॉलोअर्स थे वो किससे जाने गए,
लोलार्ड के नाम से जाने गए थे। Erasmus was a major Christian humanist whose scholarships influenced the intellectual environment of the Reformation. Erasmus was the major मतलब मुख्य क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट थे, मतलब मानवतावादी थे। whose scholarship उनके जो मतलब नॉलेज थी उसने किसको इन्फ्लुएंस किया था, द इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट ऑफ द रिफॉर्मर्स। जो बुद्धि वर्ग वाला जो एनवायरनमेंट चल रहा था रिफॉर्मेशन को, उसको काफ़ी उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था इरेस्मस ने। इरेस्मस प्रोड्यूस्ड ए क्रिटिकल ग्रीक न्यू टेस्टामेंट दैट कंट्रीब्यूटेड टू द स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर। इरेस्मस ने क्या प्रोड्यूस किया था, क्रिटिकल ग्रीक न्यू टेस्टामेंट दैट कंट्रीब्यूट द स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर, जिससे कि जो स्क्रिप्चर की स्टडी की जा सके, उसकी स्टडी करने के लिए भी उन्होंने योगदान दिया था। मार्टिन लूथर लेड द जर्मन रिफॉर्मेशन, और इम्पोर्टेंट जो वो थे रिफॉर्मेशन वो थे मार्टिन लूथर लेड द जर्मन रिफॉर्मेशन। उनको मतलब किसका प्रदर्शन किया था उन्होंने, जर्मन रिफॉर्मेशन का। जॉन कॉल्वी बिकम द लीडिंग फिगर एसोसिएटेड विद द रिफॉर्मेशन इन जिनेवा, और जॉन कैल्वी किससे संबंधित थे, जिनेवा का। उन्होंने जिनेवा में रिफॉर्मेशन का मतलब से एसोसिएटेड संबंधित थे। काल्विन्स थियोलॉजिकल सिस्टम बिकम नोन एज काल्विनिज्म। काल्विन्स का जो थियोलॉजिकल जो धार्मिक और जो उनका जो आइडियोलॉजी विचारधारा थी, उसने उसका सिस्टम क्या बना था, काल्विनिज आइडियोलॉजी। उल्रिच ज्विंगली वाज अ मेजर रिफॉर्मर इन स्विट्जरलैंड, और उल्रिच ज्विंगली कहाँ के मुख्य रिफॉर्मर थे, स्विट्जरलैंड के। ये बस हमसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से इन्होंने कहाँ पे अपना क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन दिया था। तो उल्रिच ज्विंगली स्विट्जरलैंड से एसोसिएटेड थे। काल्विन थे कहाँ से, काल्विन से जिनेवा से, काल्विन थे जिनेवा से, और मार्टिन लूथर थे जर्मन। ठीक है, ये की पॉइंट है जो कि हमें याद रखने चाहिए और याद होने चाहिए। जॉन नॉक्स वाज द लीडिंग फिगर ऑफ द स्कॉटिश रिफॉर्मेशन, और जॉन नॉक्स स्कॉटिश रिफॉर्मेशन से एसोसिएटेड थे। और नॉक्स थॉट वाज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस बाय कैल्विनिज, और जो उनके जो विचार थे वो किससे इन्फ्लुएंस थे, कैल्विनिज से। बाइबल एंड रिफॉर्मेशन हाई यील्ड। बाइबल एंड रिफॉर्मेशन जो थे काफ़ी ज़्यादा जो उन्होंने प्रभावित किया, काफ़ी ज़्यादा जो लोगों के अंदर चेंज लाए वो बाइबल के द्वारा, और बाइबल एंड इससे रिफॉर्मेशन होता। द वर्नाकुलर बाइबल बिकम सेंटर ऑफ प्रोटेस्टेंट रिलीजियस कल्चर। जो रिलीजियस कल्चर का सबसे जो इम्पोर्टेंट सेंटर बना था वो क्या था, बाइबल था। बाइबल लोगों के पास पहुंचने लगी थी, उसका जो नॉलेज था। बिफोर द रिफॉर्मेशन द लैटिन वल्गेट डोमिनेटेड वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियनिटी। बिफोर द रिफॉर्मेशन जो लैटिन वल्गेट डोमिनेट थे वो वेस्ट यूरोपीय क्रिश्चियनिटी से क्या थे, डोमिनेटेड थे, प्रभावित थे। टिंडेल्स इंग्लिश बाइबल वाज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो टिंडल की इंग्लिश बाइबल थी वो किससे मतलब किसको लैंडमार्क करती थी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को। द कवरडेल बाइबल। द कवरडेल बाइबल 5035 वाज द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटिंग इंग्लिश बाइबल। द कवरडेल बाइबल जो थी 5035 में आई थी, वो की फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटिंग इंग्लिश बाइबल थी, जो को पूरी तरीके से कंप्लीट किया गया था और क्या कहते हैं प्रिंट किया गया था। बाकी इससे पहले की जो बाइबल थी वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं थी। मैथ्यू बाइबल 5037 इनकॉर्पोरेट सब्सटेंशियल मटेरियल फ्रॉम टिंडल्सबर्ग। जो मैथ्यूज़ की बाइबल थी वो थी इनकॉर्पोरेटेड थी फ्रॉम टिंडल्सबर्ग से। द ग्रेट बाइबल 5039 वाज ऑथोराइज्ड फॉर यूज इन इंग्लिश चर्च ड्यूरिंग हेनरी VIII रेन। जो द ग्रेट बाइबल के नाम से एक बाइबल आई थी, इसका जो कब आई थी 5039 में, और जो कि ऑथोराइज थी फॉर यूज इन इंग्लिश चर्च, और ड्यूरिंग हेनरी VIII के जो हेनरी VIII का शासनकाल था उसके दौरान इंग्लिश चर्च के यूज के लिए इंग्लिश ऑथोराइज थी, मतलब उसको अधिकार प्राप्त था, लाइस मान्यता थी।
द जिनेवा बाइबल 5060 बिकम पार्टिकुलरली इन्फ्लुएंस अमंग इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स एंड प्यूरिटन्स। द जिनेवा बाइबल थी वो क्या थी, पूरी तरीके से उसको ना किसको इन्फ्लुएंशियल प्रभावित थी, किसमें, अमंग इंग्लिश प्रोटेस्टेंट एंड प्यूरिटन। मतलब इंग्लिश के जो लोग थे वो दो भागों में डिवाइड हो गए थे, जो प्रोटेस्टेंट थे कुछ तो हो गए थे प्रोटेस्टेंट और कुछ प्यूरिटन्स बन गए थे। किंग जेम्स बाइबल 1611 बिकम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस वर्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज। और जो किंग जेम्स की बाइबल जो कि 1611 में आई थी, ये क्या थी, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्क मानी जाती है जो किंग जेम्स की बाइबल इंग्लिश में 1611 में आई थी। इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज, हिस्ट्री इंग्लिश प्रोज साहित्य में सबसे इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस किया था किसने, द किंग्स जेम्स बाइबल ने। Tyndale translation served as major basis of subsequent English Bible translation including the KJV। Tyndale का जो ट्रांसलेशन था सर्व एज मेजर बेसिस ऑफ सब्सिक्वेंट इंग्लिश बाइबल ट्रांसलेशन इंक्लूडिंग द KJV। KJV कौन थे, जो हमने अभी रिफॉर्मर पढ़े हैं, उनके ये शॉर्ट फॉर्म है। The speed of Bible printing helped make religious idea available to a much wider readership। जो द स्पीड ऑफ बाइबल मतलब जो प्रिंटिंग बाइबल के जो प्रिंट हुआ था, काफ़ी लोगों को जो मतलब अलाउ हुआ था प्रिंट करना उसको बाइबल को, उसने काफ़ी जो अब नॉलेज थी स्पीड की, यहाँ पे हेल्प में रिलीजियस आइडिया, जो मतलब लोग रिलीजियस थे उनको रिलीजियस आइडिया आए और अवेलेबल टू वाइड रीडरशिप, और काफ़ी जगह क्या थी अवेलेबल हो गई थी वो, जो लोगों को मतलब अधिक मात्रा में उसको पढ़ सकें। Biblical languages ideas profoundly influenced English writer of the 16th and 17th century। बाइबल जो लैंग्वेज थी वो मुख्यतः किसने उसको प्रभावित किया था, इंग्लिश राइटर, जो इंग्लिश राइटर थे 60 और 70 सेंचुरी के जो राइटर थे इंग्लिश राइटर, उनको काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था। Reformation Renaissance, the Reformation occurred alongside the Renaissance and Humanism। Humanism encouraged the study of classical language and origin texts. At fonts means to the source express, the humanists return to original classical and biblical texts। Renaissance humanism helped encourage critical study of the Greek and Hebrew scripture। Renaissance जो humanism उसने किसको हेल्प किया था, हेल्प एनकरेज क्रिटिकल स्टडी ऑफ द ग्रीक एंड हेब्रू स्क्रिप्चर, जो हिब्रू और ग्रीक स्क्रिप्चर है उसका क्रिटिकल स्टडी करने के लिए हेल्प किया था किसने, रिनेशा ह्यूमैनिज्म में। द रिफॉर्मेशन स्ट्रेंथेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ स्क्रिप्चर। जो रिफॉर्मेशन था उसने किसको ताकत दी थी, जो इंडिविजुअल रीडिंग थी, जो प्रत्येक व्यक्तिगत जो रीडिंग थी उसको इम्पोर्टेंस दिया था, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रिप्चर, और जितने भी स्क्रिप्चर लिखे गए थे उनकी क्या की थी, व्याख्या, उनको एक्सप्लेन किया था। द प्रिंटिंग प्रेस बिकम ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर स्प्रेडिंग बोथ रिनेसां एंड रिफॉर्मेशन आइडिया। जो प्रिंटिंग प्रेस था वो क्या हो गया था, पावरफुल हो गया काफ़ी, क्योंकि उसने क्या किया था, स्प्रेडिंग बोथ रिनेसां एंड रिफॉर्मेशन, जो रिनेसां था और रिफॉर्मेशन को उसने दोनों को क्या था स्प्रेड किया था, उसकी रिनेसा को रिफॉर्मेशन को मतलब एक देश से दूसरे देश को स्प्रेड किया, उसकी नॉलेज को, जो मूवमेंट चल रहे थे उसको काफ़ी आगे बढ़ाया था किसने, प्रिंटिंग प्रेस ने। लिटरेचर एंड लैंग्वेज, अब हम देख लेते हैं इसके लिटरेचर एंड लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट। रिफॉर्मेशन कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश प्रोज। रिफॉर्मेशन ने क्या किया था, काफ़ी योगदान दिया इंग्लिश प्रोज में, इंग्लिश प्रोज की जो ग्रोथ है उसको ग्रोथ करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। रिलीजियस कंट्रोवर्सी produced a large body of pamphlet, sermons, translation and theological prose। जो रिलीजियस कंट्रोवर्सी थी वो क्या कर रही थी, लार्ज बॉडी ऑफ पैम्पलेट मतलब काफ़ी मात्रा में पैम्पलेट स्टार्ट कर रहे थे, सरमन्स, नारे और जो होते
ट्रांसलेशन थियोलॉजिकल प्रोज, जो धार्मिक प्रोज होती है वो। बाइबल ट्रांसलेशन प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग द वोकैबुलरी एंड रिदम ऑफ इंग्लिश प्रोज। जो बाइबल ट्रांसलेशन था उसने क्या एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसकी शेपिंग में, वोकैबुलरी एंड रिदम ऑफ इंग्लिश प्रोज। जो रिदम होती है, जो लय होती है उसके, और जो वोकैब है उसके, उसमें ट्रांसलेशन में। टिंडल्स प्रोज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडल फॉर लेटर इंग्लिश बिब्लिकल राइटिंग। जो टिंडल की प्रोज थी वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल, प्रभावित, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडल्स थी किसमें, इंग्लिश बिब्लिकल राइटिंग में। द किंग जेम्स बाइबल्स इज इम्पोर्टेंस बोथ एज रिलीजियस टेक्स्ट एंड एज अ लैंडमार्क ऑफ इंग्लिश लिटरेरी प्रोज। जो किंग जेम्स बाइबल थी वो काफ़ी रिलीजियस टेक्स्ट और लैंडमार्क, जो इंग्लिश लिटरेरी प्रोज इन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट थी। रिफॉर्मेशन लिटरेचर फैकल्टी डील्स विद फेथ, साल्वेशन, स्क्रिप्चर, अथॉरिटी, सिन एंड रिलीजियस कंसाइन। जो रिफॉर्मेशन लिटरेचर फैकल्टी डील्स किसको डील करता है, रिफॉर्मेशन, फेथ, विश्वास, सॉल्वेशन, स्क्रिप्चर, अथॉरिटी, सिन एंड रिलीजियस कंसाइंसेस। रिलीजियस कंट्रोवर्सी हेल्प एक्सपेंड द रीडिंग पब्लिक एंड स्टिमुलेटेड वर्नाकुलर राइटिंग। The Reformation weakened the exclusive cultural dominance of Latin in religious communication। जो रिफॉर्मेशन था वो काफ़ी वीकेंड हो गया था जब एक्सक्लूसिव कल्चरल डोमिनेशन ऑफ लैटिन एंड रिलीजियस कम्युनिकेशन। ये रिफॉर्मेशन ने किसको वीकेंड किया था, इंक्लूसिव कल्चर डोमिनेट ऑफ लैटिन एंड रिलीजियस कम्युनिकेशन को। इम्पोर्टेंट टेक्स्ट एंड ऑथर्स। चलो ये देख लेते हैं, और भी मैं शॉर्ट फॉर्म में हम इस क्लास को 2 भागों में डिवाइड करें। आज फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, कुछ अभी इंपॉर्टेंट से ऑथर्स और टेक्स्ट देख लेते हैं, बस एकदम से फास्ट स्टडी करते हैं। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड ऑथर, मैच द फॉलोइंग। 95 थीसिस मार्टिन लूथर, इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन जॉन कॉल्विन, इससे संबंधित थे। ये की फैक्ट है जो कि हमारे की फैक्ट्स हैं जो कि हमारे याद होने चाहिए, इससे ही रिलेटिव क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं हमारे वर्लाइनर, मतलब मल्टी MCQ के रूप में। इंग्लिश न्यू टेस्टामेंट विलियम टिंडेल, बुक ऑफ कॉमन प्रेयर थॉमस क्रेनमार, फॉक्सेस बुक ऑफ मार्टिस जॉन फॉक्स। फॉक्सेस बुक ऑफ मार्टिस किसने लिखी थी, जॉन फॉक्स ने। द ओबीडियंस ऑफ अ क्रिश्चियन मैन विलियम टिंडेल, एक्ट्स एंड मॉन्यूमेंट जॉन फॉक्स, द डिफेंस ऑफ पोएट्री सर फिलिप सिडनी, रिनेसा नॉट ए रिफॉर्मेशन टेक्स्ट, इटोपिया थॉमस मोर, इम्पोर्टेंट फॉर द रिनेसा ह्यूमनिस्ट कॉन्टेक्स्ट रेदर देन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। इटोपिया किसी से लिखी थी, थॉमस मोर ने, इम्पोर्टेंस फॉर रिनेसा ह्यूमनिस्ट कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। एक्लेसिस्टिकल पॉलिटी रिचर्ड होकर, द फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर, एलिजाबेथ लिटरेचर विथ इम्पोर्टेंस रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। किंग जेम्स बाइबल 1611, जिनेवा बाइबल 5060, ग्रेट बाइबल 5039, कवर्डेल बाइबल 5035। जॉन फॉक्स इम्पोर्टेंस। चलिए अब हम अपनी क्लास को बस यहीं पे एंड करते हैं, बाकी हम जो नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।